जय हिंद। आज हम फिर से भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में जो 5 रीट आती है उन पांचों रीटों को समझाना हम जो है पेंडिंग पे रखा था, तो आज हम उनको समझाएंगे। आप निश्चित रूप से उन्हें जरूर समझें, ठीक है जी सर। यस सर। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए भारत देश के उच्चतम न्यायालय माने कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनडायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आपको। आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक है गणेश? यस है ना। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। जी सर, ठीक है। फिर हम बात करें तो ये जो अनुच्छेद 32 है यही 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इन पांचों प्रकार की रीट के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ठीक है। सबसे पहली रीट क्या कहती है? पहली रीट के अंतर्गत यह आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत वह आता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रीट होता है। ये क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रीट से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रीट इसे कहते हैं। फिर हम इससे बात करें तो यह किसी अधिकारी के ऊपर लागू होती है। अधिकारी वह अधिकारी जिसने किसी बंदी बना के रखा हुआ है। जैसे कि हम बात करें तो पुलिस थाने में कोई पुलिस अफसर किसी व्यक्ति को बंदी कर लेता है, किसी क्राइम पर बंदी कर लेता है तो उसे बंदी बना के रखा है, ठीक है। ये उसके ऊपर जारी होती है। किसके ऊपर? किसी पुलिस अफसर ने अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना के अपने पुलिस थाने में रखा हुआ है तो उसे जो है बंदी किए गए व्यक्ति को उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर उसके शरीर में किसी प्रकार की चोट वोट नहीं आनी, जिसके पहले तुम उसे मार नहीं सकते हो, ठीक है ना। उसे न्यायालय में जो है आपको पेश करना होगा। क्या करना होगा आपको? उसे न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है। समझ में है? क्या करना होगा? पेश करना होगा। कहाँ पे? न्यायालय में। कितने घंटे में? 24 घंटे। 24 घंटे में पेश करना होगा, ठीक है। किस व्यक्ति को? जिसको बंदी बनाया गया है किसी सरकारी अधिकारी द्वारा। कौन अधिकारी? वो पुलिस है ना, उसके द्वारा। तो ये आपको समझ में आया होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम बात करते हैं परमादेश। क्या है? परमादेश। क्या? परमादेश। परमादेश, ठीक है। तो परमादेश की बात करें तो इसमें होता है कि ये किसी सहकारी कर्मचारी के ऊपर लागू होती है। किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू होती है। क्या? परमादेश। परमादेश उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू होती है जो कि अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करता है। किसके ऊपर लागू होती है? कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सहकारी कर्मचारी अगर वो है तो ये उसके ऊपर लागू होती है जो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करता है, तो उसके ऊपर क्या लागू होती है? परमादेश। कौन लागू करता है? उच्चतम न्यायालय, कोई सा भी न्यायालय समझ लीजिए, न्यायालय इसके ऊपर ये रीट लागू करता है। क्या बोलते हैं इसको? परमादेश। क्या बोलता है उसके अंतर्गत? वो क्या कहते हैं उसके अंतर्गत? वह कहते हैं कि आपका जो कार्य है वो कार्य कर रही है, उस कार्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। क्या कहते हैं? अपने कार्य के प्रति जो है आप लापरवाही ना बरते, अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से करिए। ये उस अधिकारी के ऊपर जो है ये रीट जारी की जाती है। सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये आदेश जारी करती है। क्यों आदेश जारी करती है? सही कार्य करने के लिए। आपको जिस कार्य के लिए रखा गया है आप उस कार्य को करें, ठीक है। समझ में आ गया परमादेश? अब तीसरा आता है हमारे अंदर। तीसरे की अगर हम बात करें हमारे अंतर्गत तो इसके बोलते हैं अधिकार पुच्छा। अधिकार पुच्छे के अंतर्गत किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से बाध्य नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके लिए वो बाध्य नहीं है तो उसके जो है उसे रोकना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि हमारा स्टूडेंट गणेश है, इसे किसी प्रकार की नौकरी नहीं लगी, मान लीजिए इसको नहीं लगी, लेकिन इसने शौक में क्या कर लिया है? एमपी पुलिस की ड्रेस पहन ली और एमपी पुलिस की ड्रेस पहन कर ये चौराहे पे खड़ा हो गया है और एक तरह से घूसखोरी कर रहा है, या फिर इसको वो पद नहीं है और उसके बावजूद भी ये लोगों को बता रहा है कि मैं एमपी पुलिस में हूँ और ये जो है मुझे ये स्तर है, और उसके हिसाब से लोगों को जो है लूटने का प्रयास कर रहा है किसी प्रकार से। तो जो कार्य आपका नहीं है उसके लिए आपको रोकना। जैसे कि ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, वैसे ही अगर हम बात करें तो
इसके अंतर्गत यह होता है कि कोई व्यक्ति जिसके सीमित अधिकार होते हैं, जैसे कि कोई तहसीलदार है, उसका अपना सीमित अधिकार है, उसका अपना सीमित क्राइटेरिया है, अपना खुद का एरिया है, उस एरिया के अंतर्गत अगर वह किसी और क्षेत्र में जाकर अपनी बात को रखता है तो वहां उसकी बात को नहीं सुना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना क्षेत्र गवर्नमेंट ने उसे दे रखा है, तो वही उसकी बात चलेगी। तो अधिकार पुच्छा के अंतर्गत वही होता है कि जहां आपका क्राइटेरिया होता है या फिर जो आपका पद होता है, उसी पद के अंतर्गत आपको कार्य करना होता है, उस पद से ऊपर जाकर आप कार्य नहीं कर सकते। अगर आप एक आम नागरिक है तो आप आम नागरिक की तरह जीवन जिएंगे। किसी भी पद का बिना सरकार द्वारा आपको कोई मतलब पद नहीं दिया गया है, सरकार ने आपको कोई पद नहीं दिया है, उसके पहले आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी योग्यता के आधार पर आपको पद दिया जाएगा। आप बिना योग्यता के उस पद को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? अधिकार पुच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधिकार पुच्छा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध के अंतर्गत यह होता है कि उच्चतम न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर होता है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के ऊपर होता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बात करें तो प्रतिषेध के अंतर्गत वह आता है कि कोई भी उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को यह रिट जारी करता है। कोई भी बड़ा न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को यह रिट जारी करता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय किसे जारी करेगा? उच्च न्यायालय को। और उच्च न्यायालय किसे जारी करेगा? अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय वह न्यायालय है जो कि आपके अपने जिले और आपके अपने तहसील में जो न्यायालय होता है उसे हम अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखते हैं। तो उच्च न्यायालय जो होता है अपने निम्न न्यायालय को एक रिट जारी करता है। उस रिट के अंतर्गत अगर वह न्यायालय कोई ऐसा फैसला सुनाता है जिस फैसले को सुनाने के लिए वह बाध्य नहीं है, जिस फैसले को सुनाने के लिए वह बाध्य नहीं है। पता चला कि कोई अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिले या फिर तहसील का न्यायालय होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के एक क्राइम में चाकू मारना या फिर 2-4 जने की हत्या कर देना, हम समझ लेते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर वो किसी को फांसी की सजा सुनाई देता है जिसके लिए वो बाध्य नहीं है, फांसी की सजा वो नहीं सुना सकता है, कौन? अधीनस्थ न्यायालय। तो उसके लिए क्या होगा? उसे उच्च न्यायालय बोलेगा कि उच्च न्यायालय उसे फटकार लगाएगा। किसे? अधीनस्थ न्यायालय को बोलेगा कि आप इस कार्य के लिए बाध्य नहीं है, आप ये कार्य ना करें। ठीक है, कौन लगाएगा? उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये बात कहेगा। ठीक है गणेश? हाँ, यस सर। ठीक है, तो वह जो है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये बात कहेगा। क्या कहेगा? कि आप इस फैसले को सुनाने के लिए बाध्य नहीं है, कृपया कर आप ये फैसला ना सुनाए, वरना आपको जो है वो फटकार लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये अपने उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय के ऊपर ये रिट जारी करता है किसी फैसले को लेकर जिसे वह बाध्य नहीं है, जिस फैसले को सुनाने के लिए वह बाध्य नहीं है, जिस फैसले को वो सुना नहीं सकता, जो उसके अंतर्गत नहीं आता है, उसको उस फैसले को सुनाने के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत यह होता है कि निम्न न्यायालय जो होता है, निम्न न्यायालय यानी कि हम बात करें तो कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या फिर कोई भी उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय के अंतर्गत अगर कोई फैसला सुना दिया जाता है, पहले तो उसको पहले फटकार लगा दी, लेकिन अगर उसने कोई फैसला सुना दिया जिसके लिए वो बाध्य नहीं था, उस फैसले को सुनाने के लिए वो बाध्य नहीं था यानी कि उसके अंतर्गत वह फैसला नहीं आता था, उस फैसले को वो नहीं सुना सकता था, उसके बावजूद भी उसने उस फैसले को सुनाया, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? वो उच्च न्यायालय उसे जो है फटकार लगाएगा। उच्च न्यायालय में किसी भी बड़े न्यायालय को समझ लेते हैं, तो उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय को हम समझ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय किसे लगाएगा? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय किसे लगाएगा? अधीनस्थ न्यायालय को फटकार लगाएगा। दोनों के अंतर्गत एक ही होता है। एक में क्या होता है? फैसला सुनाने से पहले प्रतिषेध और फैसला सुनाने के बाद उत्प्रेषण। ठीक है, फैसला सुनाने से पहले प्रतिषेध और फैसला सुनाने के बाद उत्प्रेषण। तो इसी प्रकार से आपको जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहे जाने वाले अनुच्छेद 32 आपको समझ में आया होगा। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद।